मैं इस वक्त लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं जो कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ रही है और यहाँ पे रजिस्टर्ड 1 लाख के करीब वोटर्स है जो 25 सितंबर को अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ युवाओं से और बुजुर्ग भी हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे। आए जानते हैं इनकी राय इस असेंबली इलेक्शन जो कि 10 साल के बाद होने वाले हैं और इनकी राय जानते हैं और इनके मुद्दे क्या रहेंगे इस इलेक्शन में। आप बताएं मुझे पहले, आप इस साइड अगर आ सकते हैं तो क्या मुद्दे हैं इस इलेक्शन में आपको? देखिए, एक 70 साल का पॉलिटिकल डिसीट है, इसमें कोई शक नहीं है। आज तक जब हम जम्मू कश्मीर के रीजन की बात करते हैं, यहाँ पॉलिटिकल डाइवर्सिटी मिसिंग थी। आज तक जब भी हम बुज़ुर्गों की बात करते हैं, हम उन्हें कभी न कभी पॉलिटिकली इंसल्ट भी करते हैं, चलो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा वाबस्ता। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आज तक अगर हम बात करें, पॉलिटिकल वायबिलिटी थी ही नहीं। लोगों के पास एक ही ऑप्शन था 2004 तक। 1887 में जब मफ बना, उसे भी लड़ने नहीं दिया, रिगिंग की वजह से पॉलिटिकल स्पेस को बढ़ने नहीं दिया गया। और 2004 के बाद जब पीडीपी आई, उसे भी लोगों ने ठीक ठाक सपोर्ट किया। उसमें यही था कि हम पॉलिटिकल वायबिलिटी को बढ़ाएं। लेकिन आज तक क्या हुआ कि इन्होंने कभी भी, इसमें सेंटर की जो भी सरकार है जिम्मेदार वो भी थी, और यहाँ की जो रीजनल पार्टी, उन्होंने कभी मौका नहीं दिया, चाहे कोई भी स्पेस हो, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविज़म हो, कोई इंडिपेंडेंट वॉइस जो खड़ा होती है। इन्होंने हमेशा सफोकेट किया, कभी गन कल्चर से, कभी वायलेंस से, कभी कॉन्फ्लिक्ट के नाम पे इन्होंने आवाज़ें दबाई। आज अगर लग रहा है 10 साल के बाद एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, बहुत सारे लोग हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, बाकी रीजनल पार्टीज़ भी वजूद में है, इससे एक पॉलिटिकल स्पेस बढ़ गई। अब लोगों ने तय करना है, उनके पास खुला मौका है, उनके पास ओपन स्पेस है, उनके पास विल को एक्सरसाइज करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट है। इससे लोग बड़ी अच्छी तरीके से अपनी विल को एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपके पास मैं भी आऊँगा, बुजुर्ग भी एक हमारे साथ, इसने बहुत सारे इलेक्शंस देखे होंगे। चाचा आप बताए, आपने बहुत सारे इलेक्शंस देखे होंगे। 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया है उसके बाद जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल लैंडस्केप और सिनेरियो चेंज हुआ है। तो इस इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हो और आपके मुद्दे क्या हो और क्या आपको चेंज लग रहा है? क्योंकि हमने बहुत सारे रैलीज देखी, कैंपेनिंग देखी, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस इलेक्शन में। मेरा मानना है ये जो 2019 के बाद आज इलेक्शन हो रहा है, आज लोगों को निकलना है, अपना वोट करना है, क्योंकि आगे जमहूरियत बढ़ जाएगी, जमहूरियत के साथ रहना चाहिए। मुद्दे क्या रहेंगे आपको इस इलेक्शन में? मतलब क्या मुझे, मतलब क्या फोकस किस है? डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट? लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है। सुकून 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 जैसे ही चल रहा है सुकून। आज के डेट में आप देखिए, आज से 10 साल पहले आप, अब मैं बुलाऊंगा तो आप इंटरव्यू के नहीं आएगी सामने, इतना डर था। आज उतना डर नहीं था। उस वक्त माँ के बच्चे निकलते हैं ना वहाँ से, तो दिन वो बोलते हैं कब आएगा कब आएगा। आज 11 बजे रात, 1 बजे रात, 12 बजे आता है जाता है, कोई टेंशन नहीं है। तो इससे साफ तौर पर जाहिर भी बात यह होती है कि ये तो सारा क्रेडिट बीजेपी को भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी को भी जाता है। हाँ, और तो आप भी बने रहे, एक और हमारे साथ यहाँ पे, इससे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी आप बताएं मुझे कि आप पहली बार इस साल वोट डाल रहे हो इस साल? जी जी जी। तो कितना खुश और उत्साह नज़र आ रहे हो आप? देखिए, पहली बार मैं एज वोटर अपना वोट जो है कास्ट करूँगा। और दूसरी चीज़, 10 साल के बाद कश्मीर घाटी में ये इलेक्शंस हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। कश्मीरी लोगों को 10 साल से अपने एक रहनुमा की तलाश थी, अपने एक रहनुमा की ज़रूरत भी थी, जिसको वो जो है वोट करे, कोई ऐसा ऑनेस्ट ईमानदार रहनुमा हो जिसको हम वोट करें और जो हमारी बात जो है आगे पहुंचाए। मुद्दे क्या रहेंगे इस इलेक्शन में आपके? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा डेवलपमेंट। और जो अभी यहाँ पे JNK में विदाउट गवर्नमेंट जो स्टेट है अभी यूटी है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो उस पर भी हमारा फोकस रहेगा कि जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो इस चीज़ पे फोकस करे कि जो मेरे जैसा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको एक मौका दिया जाए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रेडिबिलिटी जॉब शुड बी जनरेटेड इन द वैली। शुक्रिया। आप तो आप ने बात की कि यहाँ पे जो घुटन सी महसूस हो रही थी, मौका नहीं दे रहे थे, तो आपका इशारा क्या है? रीजनल पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, उनकी तरफ है और आप चाहते हो कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए? अनडाउटली अगर आप देखिए 30 साल की जो कॉन्फ्लिक्ट की, 90 के बाद अगर देखें, घर घर इन्होंने FIR पहुँचाए। वो कोई गली कोचा नहीं होगा, गांव नहीं होगा, शहर नहीं होगा जहां आप नौजवान को FIR ज़्यादा पाओगे। हर जगह जेल भरे इन्होंने। आप बताइए कौन जिम्मेदार है? सेंटर में कौन सी सरकार थी, यहाँ कौन से जिम्मेदार हैं? आज अगर बात करनी है, बीजेपी इस पर बात कर सकती है। अनडाउटली इन्हें बोलने के लिए है। जेल क्यों उन्होंने भेजे, PSA क्यों उन्होंने लगवाए,
ज़ख्मी क्यों उन्होंने, गोलियाँ क्यों उन्होंने दिलवाया हमारे नौजवानों को, इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं समझता हूँ, जो एक इंसानी हमें इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है, वो है वेरिफिकेशन का। अगर बाप ने गलती की, इसमें बच्चे को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर भाई ने कोई गलती की है कानूनी तौर, हर मुल्क का कानून ये कहता है कि सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई हम नहीं कहते हैं जिसने गलती की उसने रोकना चाहिए। लेकिन अगर भाई ने गलती की, भाई को रोकने की ज़रूरत नहीं, उसकी नौकरी नहीं रोकनी चाहिए, उसकी वेरिफिकेशन नहीं रोकनी चाहिए, हज उम्रा पे लोग नहीं गए। ये अगर ये एक्यूमुलेशन ये प्रॉब्लम्स का है, ये यहाँ की रीजनल पार्टीज़ ने किया। अब अगर सेंटर कोई पॉलिसी एंडोर्स कर रही है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गंद जो यहाँ मचाई है, ये यहाँ की रीजनल पार्टी पॉलिसी लेस थे, गवर्नेंस इश्यूज़ थे, गुड गवर्नेंस का कहीं नाम नहीं था। यहाँ पे जो भी जॉब, चाहे गेजेटेड, अगर पीएससी की बात करें, नॉन गेजेटेड अगर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात करें, इन्होंने वो दुकानें बनाई थी, अपनी मर्ज़ी से चलाते, अपनी मर्ज़ी से शॉपकीपर्स बिठाते थे। जब पीडीपी की गवर्नमेंट आई, अपने गली से इसने एक रिटायर ब्यूरोक्रेट को पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया। मुझे बता कहाँ का इंसाफ मिला होगा। जो केएस ऑफिसर्स की नियुक्ति हुई, जो गेजेटेड रैंक के लेक्चरर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, वो कहाँ देखिए होगा। हर जगह लिस्ट रुक जाते थे। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आप इंटरव्यू पॉलिसी से देखते कितना मेरिट ब्लंडर्स होते थे। यहाँ के इंटेलेक्चुअल एसेट को परेशान किया, फ्रस्ट्रेट किया, मजबूर हो गए वो वायलेंस को साथ देने में। इसमें सरकार को आप देखना चाहिए, अगर 30 साल में घर घर FIR पहुँचे, PSC पहुँचा, जेल भरे गए, माँ को पता नहीं था बेटा क्यों मर रहा है, मरने वाले को पता नहीं मैं क्यों मर रहा हूँ, मारने वाले को भी पता नहीं था मैं क्यों लोगों को मार रहा हूँ। इस पे सेंटर में एक बार बैठना है ज़रूरी। यहाँ के स्टेक होल्डर्स से, यहाँ की युवा से डायरेक्ट बात करनी थी। आज तक दिल्ली से जो बात करते थे वो 2 ही फैमिलीज़ थी, मुफ्ती फैमिली और अब्दुल्ला फैमिली। आज यहाँ के आम इंसान से पूछो FIR लगा क्यों। मैं भी एक युवा हूँ, मुझ पे 16 FIR लगे। मैं समझ सकता हूँ कि कैसे FIR लगते थे, कैसे यहाँ की पुलिसिंग चलती थी, कैसे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी। एक एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म था हर जगह। इसमें अनडाउटली एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म था। ऑफिसर्स ने अफसरशाही में बहुत नाइंसाफ़ियाँ की। यहाँ की पॉलिटिकल टेररिज्म इस एंगल से था कि जो भी कोई वॉइस खड़ा होती थी उसको दबाया जाता था। 2014 से जब भी मैं देखता हूँ ओवरऑल जहाँ भी कोई एक्टिविस्ट खड़ा होता है उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। अभी यहाँ पे हर एक चीज़ पे रिफॉर्मेशन पे काम करना है। गवर्नेंस से ज़्यादा यहाँ रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इक़्तिदार की लड़ाई है नहीं। निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ की ज़िंदगियों को हम बहाल बना सकें और अच्छी ज़िंदगी को ठीक कर सकें। शुक्रिया शुक्रिया। आप मुझे बताएं, हमने देखा और पढ़ा भी ही, तारीख में भी ये लिखा हुआ है 1977 में ऐसा इलेक्शन हुआ था जो डर और फियर और डर के माहौल के बगैर हो रहा था, और आज भी वैसी किरण नज़र आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ, 1977 ये शायद उस वक्त शेख अब्दुल्ला का इलेक्शन था। इसी तरह आज भी चल रहा है, इसी तरह आज भी खुलम खुला चल रहा है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। उसके बाद जो फारूक अब्दुल्ला ने किया 1987 में, वो तो बहुत बुरा हाल कर दिया उन्होंने। अगर उस वक्त यहाँ और पार्टी आएगी तो खून खराबा नहीं होगा, ये तो मेरा मानना है। खून खराबा नहीं होगा। ये सारे जिम्मेदारी जो मिलिटेंसी है फारूक अब्दुल्ला की है, NC का है। तो आप इस बार अब तब्दीली, बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं हम। इंशाल्लाह आने वाला बदलाव है। हमारे दिलों में बैठ गया बदलाव की किरण नज़र आ रहा है आज। जी, आपसे। और आप बताएं, आप फर्स्ट टाइम वोटर भी, आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट में भी मेरे लिए इशू है, डेवलपमेंट भी इशू है। तो आप ये जो 10 साल के बाद जो इलेक्शन होने जा रहे हैं यहाँ पे, एक तो युवा ज़्यादातर हिस्सा ले रहे हैं, हमने देखा रैलीज और कैंपेनिंग में। और क्या हम समझे कि ये बीजेपी की भी क्रेडिट दिल्ली में देंगे कि युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें? देखिए, मैं यही बात कहने वाला था कि अगर कहीं ना कहीं पे हमने देखा कि यहाँ पे लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे लोगों को, जो यंग यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। लेकिन एक तब्दीली भी आई है 2019 के बाद, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल। एक तब्दीली भी आई कि यंग जो है, यूथ जो है, वो ओपनली पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियोज में, पॉलिटिकल इवेंट्स में, पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं और सोशल एक्टिविज्म दिखा रहे हैं। बट दिस वाज नॉट पॉसिबल बिफोर द एब्रोगेशन। अगर आप देखते हैं कि बहुत यहाँ पे मसले थे, कश्मीर में मसले थे, यहाँ पे टेररिज्म था, यहाँ पे स्टोन पेडलिंग के मसले थे, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन थी। रीजनल पार्टीज़ मैं कहूँ या किसी ने भी मैनिपुलेट किया था यहाँ के यूथ को। लेकिन आफ्टर द एब्रोगेशन यहाँ पे जो पीस का माहौल जनरेट हुआ, उसके बाद हमारा युवा जो है ओपनली यहाँ पे क्रेडिट तो मिलेगा ऑब्वियसली जो है। अगर कहीं ना कहीं पे कोई परेशानी थोड़ी बहुत हुई, लेकिन ओपनली ऐसे यूथ का पॉलिटिक्स में आना ये बहुत बड़ी बात है।
तो इस एक और वोटर से जानने की कोशिश करेंगे हम। आप मुझे बताएं, आप भी खुश लग रहे हो, जी, खुश। इलेक्शन हो रहे हैं, कैसे देख रहे हो आप इसको? खुशी का माहौल तो है ही, क्योंकि इलेक्शंस काफ़ी समय के बाद हो रहे हैं जे.एंड.के में, तो खुशी का माहौल है। खुशियाँ मनानी चाहिए और लोग खुशियाँ मना भी रहे हैं, तो हम भी खुशियों में शामिल हो रहे हैं। आप इस टाइम पहली बार वोट डालने जा रहे जी, हम पहले बार वोट डालने जा रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम वोटर। हैं? अच्छा, क्या आपकी ये है मुद्दा क्या है आपका? जी, हमारा मुद्दा यही है कि जो हमारा सरबरा हो, जो हमारा रहनुमा हो, जो हमारा जो कंटेंट हो, जो हमारा जो हमारा मैदान में उतरने वाला एमएलए एक है, तो हम उससे उसके शान बशान उसके साथ खड़े हों, उसका साथ दे। हमने उनको चुना है, हम उसका भरपूर साथ दें। और लोगों से भी यही गुजारिश की जाती है कि आप अपने कैंडिडेट को देखिए कि आपका कैंडिडेट कैसा है। आप कैंडिडेट को जानिए, क्योंकि आप यहाँ तक जो इतने सारे एमएलए रह चुके हैं, फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने आज तक क्या किया है, अभी तक क्या किया, अभी तक कौन से काम किए हैं। अगर लगता है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो आप इस कैंडिडेट पे, जो हमारे लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी के इंजीनियर एजाज हुसैन है, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, बीजेपी की टिकट पे उतरे मैदान में हैं, तो उस पे आप एक बार विश्वास कीजिए, उस पे एक बार आप साबित कदम हो जाए कि इसको हमें जिता के ही रखना है, जिता के ही लाना है, इसको हमें एमएलए बना के ही रखना है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारे जो एक खनमो एरिया है, जो भी इसका कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ की है, जिसको यहाँ का एरिया है, इसने यहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं। इसने यहाँ पे ये दिए है इसने यहाँ के बहुत सारे काम किए, जैसे कि देखा जाएगा कि यहाँ पे कुछ मिनिस्ट्री के देखा जाएगा, यहाँ के पाने थे, देखा जाए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं, यहाँ पे मैरिज हॉल दिए हैं, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड्स दिए हैं, यहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने। तो यहाँ के लोग भी काफ़ी खुश है इस इंजीनियर एजाज से। तो ये यहाँ के लोग चाहते हैं कि 25 तारीख कब आए और हम पहला वोट जो है, पहला नंबर जो है इंजीनियर एजाज का बटन दबा दें, तो इंजीनियर एजाज को हम एमएलए बना दिए। शुक्रिया। एक और से यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, इस इलेक्शन को आप कैसे डिफरेंट देख रहे हो? आपको पता है कि पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में अलग सी सियासत है। आज जम्मू कश्मीर यूटी में 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ है। यहाँ पे ख़ानदानी राज है, कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। इन लोगों ने अपने बच्चों को अब पहले शेख साहब, उसके बाद फारूक साहब, उसके बाद फिर उमर साहब, और उस उमर साहब के अब 2 बच्चे भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं हर एक जगह पे। आपने भी देखा होगा, ये ख़ानदानी राज चलाना चाहते हैं। और पीडीपी की बात करेंगे हम, मुफ्ती साहब, महबूब मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती अब ग्राउंड में आ गई है। ये मतलब अपने ख़ानदानों को आगे लेके जाना चाहते हैं, और जो गरीब लोग जो वोट डालने वाले हैं उनको वो गुलाम बनाना चाहते हैं। इनका मकसद यही है। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर हम उनकी बात करेंगे, अपनी मतलब भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई ये दोहराई नहीं है कि बाप एमएलए रहा है, अब बेटे को भी एमएलए की टिकट। हमारा लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से इंजीनियर एजाज साहब है, उसका अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो उसका फादर जो है वो मजदूरी करता था, ट्रक किसी के मतलब ड्राइवर हुआ करता था। उसने मतलब छोटे ख़ानदान से आज उस लड़के को टिकट मिली है। ये मतलब भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास किस तरीके से होता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिखा दिया है कि गरीबों के साथ पार्टी है। शुक्रिया। तो आप इस लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में जिनसे भी हमने बात की, उन्होंने कहा एक तो हम चेंज चाहते हैं, जो पुराने एमएलए रह चुके हैं या जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम तब्दीली और चेंज चाहते हैं। और एक ज़माने में अगर हम बात करेंगे, कश्मीर में बीजेपी का नाम लेना जुर्म सा और खौफ सा नज़र आ रहा था, लेकिन कल से हमने जो देखा कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आए लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग करने के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि 8 तारीख को किसका मुकद्दर कैद हो जाएगा लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगुलर कंटेस्ट लग रहा है। एक तो है नेशनल कॉन्फ्रेंस
दूसरा है अपनी पार्टी और पीडीपी, और तीसरा जो खिलाड़ी मैदान में उतरा है वो है इंजीनियर एजाज हुसैन। लाल चौक से मोहम्मद मुकरम, हिंदी खबर के लिए।